Good morning to all of you. Now, in previous class, we are discuss about just a minute photoelectric effect. In previous class, we have discussed about photoelectric effect. Just a minute, Abhishek Shubham. हाँ, नाउ तो पिछला क्लास में हम लोगों का कहाँ तक हुआ था, तो इस पार्ट तक हुआ था, याद करो। ये पार्ट हमारा आ चुका था कि अनंतो बात आवाज जा रही है? यस सर। हाँ यस सर। ठीक। हाँ, तो इस पार्ट तक हमारा आ गया था कि यहाँ फिगर 2 जो हमारा डायग्राम था, ग्राफ था, ग्राफ when we have plotted a graph between potential and current, then we can say, उस पिछला ग्राफ को खोल के बैठो तब समझ में आएगा। तब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे ग्राफ पोटेंशियल बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो है जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, करंट ऑल्सो इंक्रीजेज आफ्टर if the potential of the plate B is increased, the photoelectric current increases. उस डायग्राम के आधार पर बोल रहे थे। When the potential difference between two electrodes is high, so the photoelectric current reaches a maximum value. Maximum value. डायग्राम को देखो। By further increasing the potential, the photoelectric current remains constant. जब हमारा फोटोइलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो जा रहा है, तो उस करंट को हम लोग बोल रहे हैं सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो उसके बाद उस डायग्राम के आधार पर हम लोग बोल रहे हैं, यहां से ये पार्ट फिगर 2 रिप्रेजेंट्स ए ग्राफ। ग्राफ को यहां से शो किया। तो नाउ few number of electrons with maximum kinetic energy, means when the electrons flow with a velocity, है ना, then in that case the electrons has some mass and they have velocity v. So in that case the maximum kinetic energy can be written as T maximum. T kinetic energy T maximum. kinetic energy को T से लिख रहे हैं और मैक्सिमम है इसलिए यहाँ मैक्सिमम लिख दिए। मेजर्ड बाय द पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो डिफिनेशन आया था, उस डिफिनेशन को याद करना है। नाउ फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मिला, इसके आधार पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी v स्क्वायर मैक्सिमम रहेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं E v नॉट, वेयर m be the mass of the electrons. सर हेलो। यस सर ये अंजलि ये वेटिंग में। जस्ट मिनट। हाँ ठीक। m be the mass of the electron, photo electrons with maximum velocity, this v maximum. E is the electronic charge. Here E is the electronic charge. वन बाय वन आ रहा है जी, क्या बात है, सब समझ में नहीं आता है। हाँ, so the kinetic energy of the kinetic energy of photoelectrons means number of photoelectrons depends upon three factors. Intensity, पिछला क्लास में भी बोले थे, intensity of the incident radiation, frequency of the incident radiation
और फोटो मेटल, जो मेटल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और फोटो मेटल यूज, इस तीनों पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रहा है। नाउ वी हैव डिस्कस ऑल दीज थ्री फैक्टर्स। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इस डायग्राम को देखेंगे। हम लोग क्या बोल रहे थे, कुछ कुछ मेटल को लिए थे, तो यूजिंग द सेम मेटल ऑफ इमिटर एंड सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मेटल ले रहे हैं और सेम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं ऑफ इंसिडेंट लाइट, बट varying its intensity, the current potential curve is shown in this figure. जब हम लोग मेटल ले रहे हैं, सेम मेटल, जिससे होकर के इलेक्ट्रॉन मेरा इमिट हो रहा है और फ्रीक्वेंसी भी जो है इंसिडेंट लाइट का सेम है, लेकिन हम लोग का इंटेंसिटी वेरी कर रहा है, देन इन दिस केस द करंट पोटेंशियल, then in this case the current and potential curves are shown in this figure. तो ये कर्व हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस कर्व्स इंडिकेट दैट एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट of the intensity of light and saturation current is proportional to intensity. यहाँ ये मेरा V बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है करंट भी मेरा बढ़ना चाहिए, तो ये इधर हम पोटेंशियल दिखा रहे हैं, या स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है कि धीरे 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 बढ़ रहा है और फिर ये सैचुरेशन करंट में आ रहा है, कंडीशन में आ रहा है। तो saturation current, this saturation current is independent of is proportional to intensity, हम लोग बोलेंगे। curves, these curves indicate that the stopping potential, this stopping potential V naught को stopping potential बोल रहे हैं, V हो गया potential difference। if V naught is the stopping potential independent of the intensity of light, so in that case this saturation current, ये saturation current is directly proportional to the intensity। इस केस में जब हम लोग मेटल जिससे होकर के इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, ठीक है, सेम मेटल को ले रहे हैं और उसका फ्रीक्वेंसी जो है सेम है इंसिडेंट लाइट का, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है बट इंटेंसिटी इज डिफरेंट, देन दिस कर्व मींस करंट and potential curve are shown in this figure. According to this graph, we have said that the stopping potential, this V naught, is independent of the intensity of light, and saturation current is directly proportional to the intensity. Now, effect of frequency का effect. अब इस ग्राफ, इस फिगर में, ये ग्राफ में फिगर, this figure represents the vibration। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा y एक्सिस में है और फ्रीक्वेंसी मेरा x एक्सिस में है यहाँ पर। तो ये फिगर बता रहा है वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। द ग्राफ शोज द स्ट्रेट लाइन, ये सीधा लाइन मिल रहा है, ऑफ स्लोप जो है वो क्या मिल रहा है, h by e, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय e, एंड दिस इंटरसेक्ट, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर म्यू एक्सिस का इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं म्यू नॉट। तो जब फ्रीक्वेंसी मेरा यहां पर म्यू नॉट है, एट फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट the value of stopping potential at this point is 0. This frequency is known as threshold frequency। वह फ्रीक्वेंसी जहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू 0 रहता है इस पॉइंट पर, तो इस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग को लिखना है कि जब हम लोग x axis में frequency we have take frequency and y axis we have taken
stopping potential, then a straight line is observed. So this straight line cut at a point on the on the x-axis, on the frequency line, on the frequency line. This cutting point is known as when the value of this frequency mu naught, this frequency mu naught is 0, then the frequency is said to be threshold frequency. Threshold frequency means threshold frequency is the minimum frequency. This threshold frequency is the minimum frequency which falling on a metallic surface able to liberate electrons without giving them additional energy. इससे होकर के इलेक्ट्रॉन्स मेरा लिबरेट इमिट हो रहा है बिना कोई एनर्जी लिए, एक्स्ट्रा एनर्जी लिए, तो इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फोटोमेटल्स. जो हम लोग मेटल यूज कर रहे हैं अलग अलग, जिंक हो, पोटेशियम हो, लाइक लिथियम हुआ, ये सब. तो इस केस में ये पोटेशियम, सोडियम, जिंक, टंगस्टन, प्लैटिनम, ये सब मेरा मेटल प्लेट है. तो यहाँ एक्स एक्सिस में हम लोग क्या दिखा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस में क्या दिखा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल. इस केस में भी तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल लाइंस हैव द सेम स्लोप. देखो तो सब सेम एक ही तरह दिख रहा है, कोई भी मेटल ले रहा है, बट देयर इंटरसेक्शंस with the y-axis, but their interaction with the y-axis are different, which indicate that threshold frequency depends upon the nature of the metal. यहाँ पर threshold frequency, ये मेरा कट रहा मान लो सब जगह, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये सब. तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस डायग्राम को देख के बोल सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल. मेटल में यहाँ पर पोटेशियम जब ले रहे हैं, व्हेन वी हैव टेकिंग पोटेशियम मेटल, देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व्ड एट दिस कंडीशन. व्हेन वी हैव टेकन सोडियम मेटल, देन frequency, threshold frequency is observed at this point. Like this, when zinc, it is observed that threshold frequency is obtained at this point. Similarly, tungsten and platinum, हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस दोनों पॉइंट पर मिल रहा है. इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि जितना भी लाइन है, मेटल प्लेट है, उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी का लाइन में जितना भी व्हेन it cut at the line of frequency, the cutting point is known as threshold frequency. It means all the lines have same slope है सभी में. देखो एक ही डायरेक्शन में इतना ही पर जा रहा है, इतने एंगल बनाते हुए, लेकिन but their intersection are different. इंटरसेक्शन सबका अलग अलग है. तो ये जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पार्ट है, उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल, फोटोमेटल. मेटल नहीं, फोटोमेटल बोले, अलग अलग फोटोमेटल है, उसका अलग अलग जो है फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो रहा है. नेक्स्ट, तो इसमें हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब भी पूछेगा तो पूरा पार्ट को लिखना है, लॉन्ग में ये आएगा. नेक्स्ट है आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन. Einstein's explanation is according to this experimental procedure, है ना. Einstein have observed some of the idea and explaining. So in 1905 Einstein's, देखो यहाँ लिख दिए हैं, Einstein's Planck's constant theory of radiation to explain the photoelectric effect. आइंस्टाइन इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पर
बोल रहा है कुछ उसका एजम्पशंस है। सो क्या क्या एजम्पशंस है? द एनर्जी, ये सब थोड़ा याद करना होगा। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नॉट कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेव फ्रंट बट रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आ रहा ऊपर का डायग्राम से? द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is not continuously distributed over the wave front but remains concentrated in packets of energy, bundles of energy। ठीक है ना? उसको किस रूप में निकल रहा है एनर्जी? E h mu, where mu is the frequency of radiation और h be the Planck constant। h का वैल्यू हम नीचे बाद में बताएंगे। 6.62 into 10 पर माइनस 34 जूल पर सेकेंड ये होता है h का प्लैंक कांस्टेंट। सो दीज, यहाँ जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी मेरा निकल रहा है एच म्यू के रूप में, दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आज कॉल्ड क्वांटा ऑफ लाइट और फोटोन। फोटोन्स बार बार वर्ड आ रहा था। तो ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज quanta of light or photons and it also travel with the velocity of light। उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इस पार्ट को लिखने बोलेगा कि आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन को भी इसमें लिखना है। क्या एजम्पशन है उसका, क्या ऑब्जर्व किया? तो ऑब्जर्व आइंस्टाइन क्या किया है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नॉट कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड but it remains concentrated in packets of energy known as photons, packets of energy known as photons with energy means h mu। So mu is the frequency of radiation, h is Planck constant which is equal to 6.62 into 10 per minus 34 joule per second, and these photons are travel with velocity of light। नेक्स्ट, इसी के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पर आइंस्टाइन बोल रहा है one photon is completely absorbed by one electron and they gains the quantum of energy and emitted from the metal मेरा जब हमारा इंटरेक्ट कर रहे हैं मेटल पर इंसिडेंट लाइट को, तो क्या हो रहा? इलेक्ट्रॉन मेरा इमिट हो रहा। पिछला डायग्राम को निकाल कर देखो, समझ में आ जाएगा। तो उसके आधार पर बोल रहे हैं कि इफ वन फोटोन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो है वन फोटोन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब एंड दे गेन्स द क्वांटम ऑफ एनर्जी E इक्वल टू h mu एंड इमिटेड फ्रॉम द मेटल। जब हमारा इंसिडेंट लाइट when incident light intersect with the strikes with the metal then it emits electrons, हम लोग बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर वही चीज है। इलेक्ट्रॉन मेरा किसके रूप में निकल रहा है? क्वांटम ऑफ एनर्जी के रूप में। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सिंगल फोटोन विथ सिंगल बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। अब इसके आधार पर आइंस्टाइन बोल रहा है according to Einstein when photon of energy h mu is incident on a metal surface its energy is transferred to a single electron in the metal। जो हमारा फोटोन है एनर्जी, फोटोन का एनर्जी h mu, यहाँ पर जो केस हम बोल रहे हैं, यहाँ पर ये मेटल सरफेस पर इंटरेक्ट किया और यहां से इंटरेक्ट करने के बाद ये एनर्जी को ट्रांसफर किया सिंगल इलेक्ट्रॉन पर। देखो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, जो कि निकल रहा है मेटल से। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हैज टू पार्ट। एनर्जी ऑफ फोटोन हैज टू पार्ट, पिछला क्लास में बोले थे। वन पार्ट क्या है? विच इज यूज टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। कितना वर्क किया, फंक्शन किया है वो मीन्स वर्क फंक्शन मीन्स in releasing electron from the metal surface, energy is used to overcome the work function, first part. Second part, remaining energy is given to the same electron which appears as kinetic energy, means
ये पार्ट एच म्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी जब मेरा मैक्सिमम है. द एनर्जी ऑफ फोटोन हैज टू पार्ट. One energy is used to work as a work function, and second, the energy is given to the same electron which appears as an additional kinetic energy. ये additional kinetic energy हम लोग पहले ही बोले हैं, kinetic energy को T maximum से लिख रहे हैं. अब इसको सॉल्व अगर करते हैं, या W is the work function of the metal लिखा हुआ है, and T maximum equal to half mv v square. Maximum is the maximum kinetic energy of the emitted electron. देखो यहाँ साफ लिख दिए हैं, maximum kinetic energy of the emitted electron. So इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट मेरा क्या आएगा, एच म्यू माइनस डब्ल्यू वर्क फंक्शन ओमेगा नहीं W इज इक्वल टू टी मैक्सिमम, मीन्स टी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस ओमेगा. This equation is known as Einstein's photoelectric equation. Einstein's photoelectric equation तक बोलेगा लिखने के लिए, तो हम लोग बोलेंगे कि equation 1 T maximum equal to H mu minus W is known as work function. So if the maximum kinetic energy increases with increase of frequency and decreases with decrease of frequency of incident light, then frequency of जब maximum kinetic energy होगा, जब maximum kinetic energy होगा तब होगा जब increase करेगा frequency, और ये तब kinetic energy decrease करेगा the when frequency decreases. Then in this case the frequency of incident radiation is maximum. हेलो सोनू, बात जा रहा है अनंतो? Yes, sir. अच्छा ठीक. The frequency of incident radiation maximum kinetic energy is zero, called threshold frequency, is denoted by mu naught threshold frequency. ये हो गया म्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, यहाँ जीरो ओ लगा दिए, म्यू नॉट, यह हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहे हैं, जब इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज मैक्सिमम ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन. पीछे का डायग्राम इसके आधार पर, एक मिनट, ये द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is maximum kinetic energy of emitted electron is zero. यहाँ पर तो इस केस में इसको हम बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको डिनोट कर रहे हैं म्यू नोट से. तो अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी जीरो है, एक मिनट, if kinetic energy is equal to zero, then mu equal to mu naught हम लोग बोलेंगे. तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटेन एज, इक्वेशन 1 मेरा क्या है, ये T मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस ये वर्क फंक्शन. तो यहां हम अब क्या बोल रहे हैं कि जब मेरा when kinetic energy is equal to zero for mu is equal to mu naught, यहाँ पर, तो अब म्यू के जगह हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, और ये मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, उस स्टेटमेंट के आधार पर. सिंस इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, देन फॉर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, देन इक्वेशन दिस इक्वेशन 1 कैन बी जिस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, ये इधर आ जाएगा. यहाँ पर ये वर्क फंक्शन लेफ्ट साइड में आ गया, ये जब टी मैक्सिमम मेरा जीरो हो गया, तो यहाँ जब जीरो आया इज इक्वल टू, सॉरी हाँ ये जीरो आया, तो ये वर्क फंक्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया. तो लेफ्ट साइड में आया तो साइन चेंज हुआ, प्लस
वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट बोल रहे हैं कारण ये पार्ट मेरा 0 है टी मैक्सिमम, तो यहां मेरा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट होगा, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट. This is the equation 2. Now on putting the value of equation 2 in equation 1, इस पर 2 का वैल्यू को रखेंगे, मीन्स ये वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट आया था सेकेंड इक्वेशन में, तो हम लोग टी मैक्सिमम इज इक्वल टू हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम हो रहा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस ये वर्क फंक्शन के जगह एच म्यू नॉट आ गया. यहाँ देखो सिंस ये लिख दिया वर्क फंक्शन इक्वल टू एच म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद रखना म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो टी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहां कॉमन क्या गया एच, यहां क्या बच रहा म्यू माइनस म्यू नॉट इक्वेशन 3. On putting the value of equation 2 in 1, equation 1 is, statement of equation 1 is T maximum is equal to half mv square equal to h mu minus work function. So from equation 2 we know that work function is equal to h mu naught, because T maximum kinetic energy of electron is equal to 0 for mu is equal to mu naught. Then in this case the value of work function is put in the equation 1. Equation 1 is the statement of equation 1 is T maximum is equal to h mu minus the work function. In place of work function we have write h mu naught. Now T maximum is equal to हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम वी वेलोसिटी इक्वल टू एच कॉमन गया म्यू माइनस म्यू नॉट. ये स्टेटमेंट को याद रखोगे, अभी आगे लंबा यही डेरिवेशन पार्ट चलते रहेगा. अगर हमारा क्या बोले हैं कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस potential difference is V and stopping potential is V naught, then T maximum is equal to half m V square maximum is equal to हम लोग जानते हैं E into V naught, ये होता है इक्वेशन 4. Now in both the equation 3 and 4 T maximum is given in the left hand side. देखो तो दोनों इक्वेशन में T maximum काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट साइड में मेरा गिवन दिया हुआ है. तो so in that case we have equating equation 3 and 4. इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 4 इक्वेट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा इक्वेशन 4 में ये आ गया E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू इक्वेशन 3 में मेरा क्या आया एच म्यू माइनस म्यू नॉट, एच म्यू माइनस म्यू नॉट. तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, ये वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वी नॉट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं एच म्यू माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई. इसका मतलब क्या हो गया एच म्यू डिवाइडेड बाई ई, एक बार आया माइनस का माइनस एच म्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई. ये सॉल्व किए इक्वेशन 5. हियर एच एंड ई आर द कांस्टेंट and this V naught is also constant. So this equation 5, when a graph is plotted between stopping potential and frequency, पहले का ग्राफ में तो उसमें क्या आया था स्ट्रेट लाइन h by e आया था. फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे तो ये ग्राफ आया था, ये ग्राफ आया था स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में. तो स्ट्रेट लाइन ये आया. इस स्ट्रेट लाइन में हम क्या बोले थे, द स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप h by e
H by E, देखो यहां लिखा हुआ H by E and intersect at C पॉइंट मान लो यहां पर, तो ये म्यू नॉट आया। इस केस में C इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे माइनस, एक मिनट, जस्ट मिनट, C इज इक्वल टू माइनस H म्यू नॉट डिवाइडेड बाई E। H के जगह यहां लिखेंगे H म्यू नॉट, सॉरी म्यू के जगह म्यू नॉट लिखेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई E। अब वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं H इंटू म्यू नॉट होता है। वर्क फंक्शन इक्वल टू हाइजेनबर्ग H प्लैंक कांस्टेंट इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये होता है। तो यहां पर आ गया वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई E। आइंस्टाइंस आइंस्टाइंस एजम्पशंस, आइंस्टाइंस का जो है ऑब्जर्वेशन क्या क्या आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पर। तो आइंस्टाइंस क्या बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation is not continuously distributed, but it remains concentrated in packets of energy, which is equal to h mu, and the packets of energy are called quanta of light or photons, and the photons travel with the velocity of light। पहला ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है? फोटोन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट क्या है? The photoelectric effect is the result of intersection of a single photon with a single bond of electron। Intersection कट रहा है। Now, according to Einstein इसी के आधार पर, तीनों जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर बोल रहा है कि जब कोई फोटोन ऑफ एनर्जी h म्यू इंसिडेंट कर रहा है मेटल सरफेस पर, तो इससे जो एनर्जी निकल रहा है ये ट्रांसफर होकर के मेटल का इलेक्ट्रॉन पर जा रहा है। तब एनर्जी जो निकला फोटोन का वो दो पार्ट है। सिंगल पार्ट, पहला पार्ट क्या है? एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। सेकंड पार्ट, remaining energy is given to the same electron which appears as its additional kinetic energy। additional kinetic energy means यहाँ पर h mu is equal to ये h mu is equal to, तब बोल रहे हैं वर्क फंक्शन W, ये वर्क फंक्शन प्लस टी मैक्सिमम। तो टी मैक्सिमम इज इक्वल टू h mu माइनस वर्क फंक्शन, इक्वेशन 1, जिसमें टी मैक्सिमम क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। इसको याद रखना, काइनेटिक एनर्जी के ने लिखे टी लिख दिए। सो दिस इक्वेशन 1 इज नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, 4 ऑप्शन इसका दिया रहेगा, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कौन सा है, तो इसको चुनना रहेगा। यू हैव टू सेलेक्ट दिस इक्वेशन। नाउ अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो इन दैट केस फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीजेज, और अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा देन ये जो है फ्रीक्वेंसी मेरा डिक्रीज करेगा। तो इन दिस केस टी मैक्सिमम इज इक्वल टू, इफ 0 डिक्रीज किया देन म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, वी कैन से ये इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन 1 का स्टेटमेंट क्या है? टी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो टी मैक्सिमम हम लोग क्या दिखा रहे हैं? 0। तो बच रहा है क्या? एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, मीन्स एच म्यू को इधर लेके आ जाएंगे, तो सॉरी वर्क फंक्शन को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट होगा। इट इज कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड एज प्लस साइन। सो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। नाउ ये बोल रहे हैं क्या? इक्वेशन 2, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1 में अगर पुट करेंगे वैल्यू को, तो 1 का स्टेटमेंट है मेरा टी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो टी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, एच म्यू माइनस यहाँ पर वर्क फंक्शन की जगह एच म्यू नॉट। तो टी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू कॉमन गया एच म्यू माइनस म्यू नॉट। इक्वेशन 3,
अगर हम बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू वी नॉट, देन टी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ, हम लोग जानते हैं टी में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ई इंटू वी नॉट. वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. Potential difference is V, and stopping potential is written as V naught. Now, in both this equation, in both the equation 3 and 4, in left hand side T maximum is given. 1:20 से क्लास होगा, अटेंड करोगे, लिंक भेजेंगे 1:20 से. After lunch, I have want to take a class, so in that time you have to join. Now, again start. Yes, sir. ठीक. On equating equation 3 and 4, इक्वेशन 4 में राइट साइड में क्या, ई वी नॉट इज इक्वल टू इक्वेशन 3 में एच म्यू माइनस म्यू नॉट. अब यहां से हम पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी वांट टू मेजर स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच म्यू डिवाइडेड बाय दिस ई माइनस एच म्यू नॉट डिवाइडेड बाय ये ई. इक्वेशन 5, जिसमें एच, in this equation 5, H and E are the constants, V naught is also constant. So according to this equation 5, when we have draw a graph between stopping potential and frequency, we have observed a straight line of slope h by E and intersect at a point on mu axis. So according to that graph,